हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, मेरा नाम है शत्रुघ्न पटेल। मैं आप सभी के लिए क्लास 9th के ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बच्चों, टॉपिक का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों, प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। और बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं और हम लोग इनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बच्चों समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, क्या डेफिनेशन होती है? बच्चों देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी या किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसको मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बच्चों, मेरे पास ये एक पेन है और इसकी जो लेंथ है मैं इसको मेजर कर सकता हूं, तो इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें मास है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which can be measured. The property of a substance which can be measured is called physical quantity. Substance which can be measured is called physical quantity. तो बच्चों, ये है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। अब बच्चों, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, क्या तरीका है रिप्रेजेंट करने का, समझते हैं। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को मैं शॉर्ट में पी क्यू लिख रहा हूं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट की आवश्यकता होती है। बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक नंबर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं लेंथ का। जैसे बच्चों, मैंने मान लिया है कि कोई भी ये जो पेन है, इस पेन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मैंने लिखा है इसको 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लेंथ कितनी हो गई है? 5 सेंटीमीटर मैंने मान लिया है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है। इसको 5 को हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड, और जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो बच्चों, 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट यहां पर सेंटीमीटर है। बच्चों, ये हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ के बारे में। क्या लेंथ की यूनिट केवल सेंटीमीटर होती है? और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनमें हम लोग मेजर कर सकते हैं लेंथ को। आप लेंथ को मीटर में मेजर कर सकते हो, किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, माइल्स में मेजर कर सकते हो, फीट में मेजर कर सकते हो। तो ये बहुत सारी यूनिट्स होती हैं लेंथ को मेजर करने की। तो बच्चों, ये लेंथ लिखा हुआ है। बच्चों, अगर हम लोग कोई बात करें, जैसे ये 5 है, मैंने फिक्स कर दिया 5, ये मैग्नीट्यूड है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं बस यूनिट चेंज कर रहा हूं। तो मैंने लिखा है 5 लीटर, मैंने लिख दिया है 5 किलोग्राम, 5 न्यूटन। बच्चों, यहां पर आपके सामने 4 फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं। पता कैसे लगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? हम यूनिट देख के पहचानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। बच्चों, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर मतलब हो गया लेंथ। लीटर मतलब हो गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के बारे में बोला जा रहा है। केजी मतलब मास हो गया, मास की यूनिट होती है केजी। न्यूटन किसकी यूनिट होती है बच्चों? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो बच्चों, ये फोर्स हो गया। ठीक है, तो हमने पहचाना कैसे? मैग्नीट्यूड सभी का सेम था, बस चेंज हुआ किसमें? चेंज हो गया यूनिट में। तो यूनिट में चेंज को देख के हमने पहचान लिया है कि किसके बारे में बोला जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है।
तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, मैग्नीट्यूड और यूनिट, इन दो चीजों की आवश्यकता होती है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। बच्चों कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। बच्चों मैग्नीट्यूड तो चाहिए, यूनिट भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। बिना डायरेक्शन के जिनको रिप्रेजेंट ना किया जा सके वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो बच्चों समझते हैं वेक्टर और स्केलर को। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, क्या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता है या नहीं है, तो इस बेसिस पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, तो बच्चों मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यहां पे पी क्यू मतलब समझ रहे हो आप फिजिकल क्वांटिटी है, और वेक्टर ये लिखा हुआ है वेक्टर, और दूसरा लिखा हुआ है स्केलर। तो बच्चों वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां, हिंदी में सदिश बोलते हैं इनको। और बच्चों ये लिखा हुआ है स्केलर, इसका मतलब होता है अदिश राशि, ये लिखा हुआ है अदिश राशि। बच्चों ये हो गया वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश राशि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों वेक्टर के लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ में डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एम फॉर मैग्नीट्यूड, यू फॉर यूनिट एंड डी फॉर डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बिना डायरेक्शन के रिप्रेजेंट ना की जा सके उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बिना डायरेक्शन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, केवल इसी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को। बच्चों एग्जांपल समझते हैं, ये सदिश और अदिश, एम फॉर मैग्नीट्यूड, यू फॉर यूनिट एंड डी फॉर डायरेक्शन। बच्चों एग्जांपल देखो वेक्टर क्वांटिटी के क्या क्या होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर, तो भैया फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। तो ये हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमें इसमें से फोर्स पढ़ना है। बच्चों अब आते हैं स्केलर पर, तो स्केलर के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। स्केलर के एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले प्रेशर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड प्रेशर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर के अलावा डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो स्केलर होती हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो ये था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि वेक्टर में, सॉरी जो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें वेक्टर और स्केलर का यूज होगा। ठीक है, तो जो वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हम प्रेशर पढ़ेंगे तो प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, देखिए फोर्स, ये लिखा हुआ है फोर्स। फोर्स का सिंबल होता है एफ, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। बच्चों फोर्स क्या है, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, या तो पुल या फिर पुश, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। पुल मतलब होता है खींचना और पुश मतलब होता है धकेलना। ठीक है, तो पुल और पुश जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर दे या फिर चेंज करने का प्रयास करे। ठीक है, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या तो चेंज कर दे या फिर चेंज करने का प्रयास करे, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो विच चेंजेस or tries to change the position of an object। मतलब क्या हुआ, जो या तो उसकी पोजीशन में चेंज कर दे या फिर चेंज करने का प्रयास करे उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो बच्चों ये फोर्स हो गया। इसके बाद फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, दोनों में रिलेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बच्चों एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है,
फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। बच्चों ये वही महान साइंटिस्ट हैं न्यूटन जिनके नाम पे इसको रखा गया है, कैपिटल एन रिप्रेजेंटेशन होता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, उनको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। तो बच्चों न्यूटन साइंटिस्ट थे तो एन कैपिटल रहेगा, यहाँ एन कैपिटल रहेगा, कभी भी स्मॉल नहीं बनाना है इसको, ठीक है। तो ये न्यूटन हो गई ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। बच्चों सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है डाइन। डाइन को स्मॉल डी से लिखते हैं, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। तो 10⁵ डाइन होते हैं 1 न्यूटन में, ओके। ये हो गया भाई कन्वर्जन। इसके अलावा ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की। तो बच्चों ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बच्चों ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होती है किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। इसको हम लोग शॉर्ट में KGF भी लिख सकते हैं, ओके। बच्चों ये हो गई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चों यहां हमने क्या देखा? फोर्स क्या है? फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट जो उसकी पोजीशन में या तो चेंज कर देगा या फिर चेंज करने का प्रयास करेगा, उसको हम लोग फोर्स कहेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डाइन है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बच्चों जैसे मान लो मेरे सामने दीवार है, मैं अगर इस दीवार को अगर मैं पुश करने का प्रयास करूं तो मैं उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, बट मेरे सामने एक चेयर रखी है, अगर मैं इस पे हल्का सा फोर्स लगाता हूं तब भी ये चेयर मूव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? मैंने चेयर की पोजीशन को तो चेंज कर दिया है, बट जो सामने दीवार है, वॉल है, इसकी पोजीशन को मैं चेंज नहीं कर पाया। तो फोर्स तो मैंने अप्लाई किया है बट मैं उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाया, ठीक है। तो चेयर की पोजीशन को मैंने चेंज किया है बाय अप्लाइंग द फोर्स, और दीवार की पोजीशन को मैं चेंज नहीं कर पाया इवन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में जो फोर्स है वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। बच्चों आपने जरूर ऐसा सुना होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं या फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? तो सबसे पहले क्या है बच्चों? फोर्स किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। दूसरा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, by applying the force we can change the shape of an object। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। we can change the direction of an object, change the direction of an ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों फोर्स किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो बच्चों हम लोग समझते हैं सबसे पहले कैसे रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। बच्चों मैं एक एज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर ये एक रोड है और ये एक कार है जो यहां पर रखी हुई है। अगर हम इस कार पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम इस कार को चला सकते हैं
फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है। अगर हम इस कार पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सफिशिएंट फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक कार चल सकती है, रुकी हुई कार को हम लोग चला सकते हैं। और अगर सपोज मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, ठीक है, ये फुटबॉल है बच्चों, ये फुटबॉल है, ये रेस्ट में है, ठीक है, मैंने इस फुटबॉल में किक मारी तो आफ्टर किकिंग द फुटबॉल, फुटबॉल मूव करने लगेगी, फुटबॉल अभी रेस्ट में है, फुटबॉल मोशन में आ जाएगी। तो फुटबॉल में फोर्स अप्लाई करके हमने क्या किया, इसको मोशन में ला दिया। अब फुटबॉल में फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो फुटबॉल इस डायरेक्शन मूव करेगी, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फुटबॉल को इधर से मैंने किक मारी किसी दूसरी डायरेक्शन में, अब बाई अप्लाइंग द फोर्स हमने इस फुटबॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर हम बच्चों आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी आपके पास रबर बैंड है, अगर हम उसको पुल या पुल करते हैं, खींचते हैं, तो उस रबर बैंड का शेप भी चेंज हो जाता है। आप लोगों ने वो स्पॉन्ज वाली स्माइली बॉल देखी होगी, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है। तो हम लोग फोर्स से ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या है। ये थे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट, वो भी देखेंगे बच्चों। हम लोग शुरू करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। बच्चों मैंने आपको जब वेक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं यहां पर बैलेंस फोर्स क्या है, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जो यहां पर फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैं बच्चों इस डायरेक्शन को मैं ईस्ट मान लेता हूं और इसका अपोजिट मैं वेस्ट ले लेता हूं, ठीक है। तो ईस्ट और ये अपोजिट हो गया वेस्ट। मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया ईस्ट में 5 न्यूटन का। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ईस्ट में। बच्चों मैं ईस्ट को पॉजिटिव ले लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है जो वेस्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ईस्ट को पॉजिटिव लिया है तो वेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब जो ईस्ट है वो पॉजिटिव है तो वेस्ट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए यहां पे मैंने वेस्ट में भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। मैं इस फोर्स को बोल देता हूं F1 और जो ये फोर्स है वो हो गया F2, ठीक है। तो बच्चों F1 की वैल्यू हो जाएगी +5 न्यूटन और F2 की वैल्यू हो जाएगी -5 न्यूटन। F2 मतलब जो वेस्ट में लग रहा है और F1 जो ईस्ट में लग रहा है। अब ईस्ट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ईस्ट वाला फोर्स पॉजिटिव होगा और वेस्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलो अब आपको अगर नेट फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों फोर्सेस को ऐड करना होगा। तो हम लोग ऐड कर देते हैं। F1 की वैल्यू है 5 न्यूटन और F2 की वैल्यू है -5, तो दोनों को ऐड करोगे तो 5 - 5 टोटल हो गया 0। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। अगर आपने जितने भी फोर्सेस लगाए हैं, आप फोर्स लगा रहे हो बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है, वो 0 है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड टोटल कितना आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ रहा है तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है बच्चों। आपने यहां पर देखा कि फोर्स तो अप्लाई किए जा रहे हैं दोनों डायरेक्शन से, बट कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। बच्चों एफ नेट की वैल्यू कितनी है, एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो सामने आप देखिए, यहां पे मैंने एक दूसरा ब्लॉक लिया है, ठीक है। ये आपके सामने एक ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक है, ठीक। अब मैं इस पर फिर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। बच्चों मान लेते हैं कि मैंने ईस्ट में, ईस्ट बच्चों पॉजिटिव है फिर से और जो वेस्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। मैंने ईस्ट में 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वेस्ट में मैंने क्या किया, वेस्ट में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। ये ईस्ट वाला फोर्स F1 मान लिया है, वेस्ट वाले फोर्स को मैंने F2 ले लिया है। तो F1 और F2 जो फोर्सेस हैं वो आपके सामने है, ठीक है। तो बच्चों F1 की वैल्यू है +15 न्यूटन और F2 की वैल्यू है -5 न्यूटन। आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो बच्चों देखते हैं नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो F नेट आपको फाइंड आउट करना है,
ये हो जाएगा F1 प्लस F2, फिर से ऐड कर दो। F1 की वैल्यू कितनी है 15 प्लस F2 की वैल्यू -5, तो 15 -5 नेट फोर्स कितना लग रहा है ओनली 10 न्यूटन। बच्चों साइन कैसा आएगा इसका पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। आपका जो नेट फोर्स है या जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो आपको साइन बताएगा। यहां पर साइन आया पॉजिटिव, बच्चों ईस्ट को हमने पॉजिटिव लिया था, तो नेट फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन का कहां पे लगेगा इन ईस्ट। तो बच्चों डायरेक्शन भी यहां से पता चल गई है। ये था अनबैलेंस फोर्स। बच्चों अगर आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो और अगर उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर आपने फोर्सेस अप्लाई किए और उनका मैग्नीट्यूड अगर 0 हो गया तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको कुछ नया टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के होते हैं फोर्स बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों फोर्स दो टाइप में हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है बच्चों। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप का फोर्स हो गया, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट उस दूसरे ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में है तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने इस मार्कर को होल्ड किया हुआ है तो मेरी बॉडी इस मार्कर को टच कर रही है और मैं इस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो बच्चों ये कौन सा फोर्स हो गया, इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, क्योंकि मैं फिजिकली इस मार्कर के कांटेक्ट में हूं, तो इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। अगर विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले कांटेक्ट समझ लेते हैं, उसके बाद नॉन कांटेक्ट पर आते हैं। तो बच्चों कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है बाय फिजिकल कांटेक्ट तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे, कांटेक्ट फोर्स में हम लोग मेनली दो टाइप पढ़ेंगे, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। इसके अलावा कांटेक्ट फोर्स में हम लोग पढ़ सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स में बच्चों आ जाएगा एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग एक टाइप का फ्रिक्शन ही होता है, एयर रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों टेंशन आ जाएगा, ये भी कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या हुआ, आपने किसी भी चीज को आप होल्ड कर रहे हो तो आपकी मसल्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये फोन है, मैं इस फोन को लिफ्ट करना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर ये फोन रखा हुआ है, मैं इस फोन को लिफ्ट करना चाहता हूं तो मुझे अपने हाथों से इस फोन को होल्ड करना होगा, फिर मेरी मसल्स जो होंगी वो एक फोर्स एक्सर्ट करेंगी, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। अगर आप किसी भी चीज को लिफ्ट कर रहे हो, आप किसी भी चीज को अगर पुश कर रहे हो, आप पुल कर रहे हो, तो आप कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन का मतलब क्या है, फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, जैसे इधर देखिए आप, ये मेरा हाथ है और ये दूसरा हाथ है, तो ये दोनों हाथ जो हैं ये एक दूसरे कांटेक्ट में है, मैं अभी ऐसे अपने हाथों को रब कर रहा हूं, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स है। और फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैंने अपने दोनों हाथों को ऐसे रखा हुआ है और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक भी हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर अभी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन के लिए कम से कम एक सरफेस में तो मूवमेंट होना चाहिए। यहां पर दो सरफेसेस हैं, एक ये है और दूसरी ये सरफेस है, कम से कम एक सरफेस में तो मूवमेंट होना चाहिए,
ठीक है बच्चों। अभी अब मैं केवल एक हाथ को मूव करा रहा हूं, अभी भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और दूसरा अभी मैं दोनों हाथों को मूव करा रहा हूं, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो बच्चों फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन तब लगेगा जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो और दोनों में से कोई भी एक सरफेस या फिर दोनों सरफेसेस में मूवमेंट हो रहा हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और बच्चों जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये क्या करता है, ये अपोज करता है, अपोजेज द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, मोशन को अपोज करता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज करता है, एक अपोजिंग फोर्स है। बच्चों अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फ्रिक्शन को, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप अलग से वहां पे देख लेना। ठीक है, मैं अभी नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन कब लग रहा है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे कांटेक्ट में है और दोनों में से कोई भी एक सरफेस में मूवमेंट हो रहा है या दोनों सरफेसेस मूव कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन वहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो बच्चों ये फ्रिक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, बच्चों सब कर लो, ये टेबल की सरफेस है, यहां पर ये एक बुक है जो रखी हुई है। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक सरफेस पर रखा हुआ होता है, तो सरफेस जो होती है उस सरफेस क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करती है परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कहीं कहीं आर से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये सरफेस है, इस सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मली एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, आप सभी ने कभी ना कभी एयर रेजिस्टेंस जरूर महसूस किया होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये एक कोई भी एक व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है। ठीक है, या मान लो आप कार से जा रहे हो। ठीक है, और जो एयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, आप ऐसे जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ईस्ट में जा रहे हो और एयर जो है वो वेस्ट में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी कार पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा ड्यू टू एयर, और हवा जितनी तेज चल रही होगी आप उतना ही ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस महसूस करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो आपने जरूर ये महसूस किया होगा, कभी अगर आपने साइकिल चलाई हो तो आपने फोर्स जरूर फील किया होगा। ठीक है, अब टेंशन क्या होता है बच्चों, टेंशन देखो क्या है, ये वो टेंशन नहीं है कि दिमाग में टेंशन हो गई है, ये अलग है। ठीक है बच्चों, ये एक दीवार है और इस दीवार पे ये एक हुक लगा हुआ है, और इससे मैंने क्या किया, एक रोप को मैंने बांध दिया और मैं खींच रहा हूं इसको ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पे टाइटली एक फोर्स अप्लाई किया, मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया, मैंने इसको खींचा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको तनाव बल। ठीक है, तो इस रस्सी में इस खिंचाव की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं टेंशन। तो बच्चों ये जो फोर्स है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कांटेक्ट फोर्स आप समझ गए होंगे। मस्कुलर फोर्स मसल सप्लाई करेंगी, जब दो सरफेसेस में क्या होगा, मूवमेंट होगा, दो सरफेसेस एक दूसरे कांटेक्ट में होंगी और दोनों में से कोई भी एक सरफेस या दोनों सरफेसेस में जब मूवमेंट होता है तब जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ होता है और उस जो सरफेस होती है वो उस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मली एक फोर्स एक्सर्ट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस का मतलब है जैसे आप साइकिल से जा रहे हो और उस टाइम पर आप जो एयर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है उसकी वजह से आप जो फ्रिक्शन महसूस कर रहे हैं उसको हम लोग एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम लोग ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं। बच्चों ये नाम याद कर लेना, कभी कभी पूछा जा सकता है ये। टेंशन का मतलब क्या हुआ, आपने दीवार पर एक हुक लगा दिया और उससे रस्सी को बांधा, आपने खींच दिया उस रस्सी को। ठीक है, आपने क्या किया, उसको पुल कर दिया, तो इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस रस्सी पर उसको हम लोग टेंशन कहेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पर। बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बच्चों, समझते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, ऐसे फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे सबसे इजी एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में।
न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इन्होंने ही दिया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लेते हैं, एक एक समझते हुए चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें कुछ मास है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि ये मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है। तो m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 m2 है और इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के, ठीक है। मतलब m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। आप कंबाइन करके जब इनको लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों, जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, जब आप इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहां पर जो कांस्टेंट आएगा, इक्वल का साइन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों, ये जो g है, इस g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बच्चों जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है ऑल द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ना ही ये किसी पर डिपेंड करता है, वो वैल्यू फिक्स ही रहती है हमेशा, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2 दो मासेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगेगा? दो मास पे लगेगा जो एक डिस्टेंस द्वारा सेपरेटेड है, ठीक है। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल G। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों, ये फोर्स का फॉर्मूला है। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स है और G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो बच्चों, ये है सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है समझते हैं पहले। बच्चों, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगता था, वैसे ही यहां पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव होगा, कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बीच में लगेगा? दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। जो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, या चार्ज्ड बॉडी जो होंगी वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगी, ठीक है। जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज होते हैं बच्चों दो टाइप के, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा? जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। और जो अपोजिट चार्जेस होंगे, प्लस और माइनस, इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। ये प्लस है, इनके बीच में लगेगा रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच में लगेगा रिपल्सन, और प्लस और माइनस के बीच में लगेगा अट्रैक्शन। ये फोर्स होगा अट्रैक्टिव, और बच्चों ये वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा,
ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, देख लेते हैं। ये मैंने लेट कर लिया, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। अब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मतलब दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर कैसा है। ठीक है, और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इनको हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। बच्चों जो चार्ज होता है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम्ब होती है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो चार्जेस है उनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो वैल्यू आपको पता चल गई इसकी कितनी है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। मैग्नेटिक फोर्स बच्चों, ये फोर्स भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बच्चों ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब कैसे होगा ये हम लोग समझ लेते हैं, अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा। देखो बच्चों, कोई भी एक मैग्नेट मैं ले लेता हूं, यहां पे ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आपको ध्यान का रखना है, जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे वहां पर बच्चों चार्जेस में था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर भी है, लाइक चार्ज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स attract each other. Like poles repel each other and opposite poles attract each other. बच्चों एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, ये है एक बार मैग्नेट और ये है रखा हुआ है पास में दूसरा बार मैग्नेट। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। बताओ बच्चों फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहां पर ये नॉर्थ और ये साउथ है। बच्चों देखो, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे करीब आ रहे हैं, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो बच्चों समझ गए होगे आप फोर्स कब अट्रैक्टिव और कब रिपल्सिव होगा। जब लाइक पोल्स होंगे तो रिपल्सिव और अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्टिव। ठीक है बच्चों, आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी मैग्नेट की, मैग्नेटिक पोल्स को कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस बार मैग्नेट को आप अगर ब्रेक भी कर देते हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो यहां पर जो पोल्स होते हैं अपोजिट पोल्स अपने आप जनरेट हो जाते हैं। जैसे अगर आपने इस मैग्नेट को दो हिस्सों में तोड़ दिया है तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ आ जाएगा और यहां पर साउथ के अपोजिट नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद एक फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। न्यूक्लियर फोर्स तो अगला टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों, जो मैटर है, मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं इनको हम लोग एटम्स कहते हैं। तो बच्चों जो एटम है, इस एटम के सेंटर में क्या होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है,
और इस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P प्लस से लिख देते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, तो इनको हम लोग N से लिखते हैं। तो बच्चों N फॉर न्यूट्रॉन एंड P फॉर प्रोटॉन। अब इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक साथ जो बाइंड करके रखता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कह सकते हैं हम इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। बच्चों स्ट्रांग होने के पीछे एक रीजन और है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होती है। अगर इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है या इससे कम है तो ये फोर्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। तो बच्चों जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ये दोनों टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है। अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है तो या इससे कम है तो जो फोर्स होगा वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। बच्चों एक बार और ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पर बताया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी तो हैं, क्या प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहां पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स रिपल्सिव फोर्स कौन सा होगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स होगा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों यहां पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और दूसरा जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो इस रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करता है और इन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इस रिपल्सिव फोर्स को क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है और इन पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रख रहा है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। बस आपको ध्यान का रखना है अट्रैक्टिव कब होगा, डिस्टेंस आपको ध्यान रखनी है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अगर इतनी डिस्टेंस है या इससे कम है तो फोर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो फोर्स रिपल्सिव भी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होने पर जो न्यूक्लियर फोर्स होगा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव पहले से ही है और ये फोर्स फिर रिपल्सिव हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? यहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव है, और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है और पार्टिकल्स को बाइंड करके रख रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक, फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों हमने जहां से स्टार्ट किया फिजिकल क्वांटिटी से और न्यूक्लियर फोर्स तक। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। बच्चों अगला जो वीडियो होगा वो फ्रिक्शन से रिलेटेड होगा। बच्चों हम लोग अगले वीडियो में फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, और मैं अभी एक वीडियो और बना दूंगा इसमें PYQ से रिलेटेड फोर्स के, वो मैं करा दूंगा। और बच्चों आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।